इस थ्योरम के अंदर कुछ कंडीशंस है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो कंडीशन किस वजह से आ रही है? कंडीशंस इस वजह से आ रही है क्योंकि जो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन अपने को मिला है उसके अंदर रूट में कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी केसेस बन जाती है यहाँ पर। तो केसेस क्या बनती है, ध्यान से देखो। पहली केस 1, if h स्क्वायर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। रूट के अंदर क्या एक्सप्रेशन दिख रहा है अपने को? h स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है, ठीक है ना। ये दो इक्वेशंस जो अपने को मिले हैं ना सॉल्व करके, एक ये और दूसरा ये दोनों भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लाइन कब रिप्रेजेंट करेंगे वो केसेस हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। तो केस 1, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है। रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि जो लाइंस अपने को मिली है, ये दोनों लाइंस जो अपने को मिली है, पहली ये और दूसरी ये दोनों भी लाइंस रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो 10th स्टैंडर्ड से भी। 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से रूट्स के नेचर निकालना सीखा था। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा होगा तो रूट लाइन्स कैसी होंगी? रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी, इफ़ h स्क्वायर माइनस ए बी इज़ इक्वल टू 0, इज़ इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 हो जाए, ठीक है, तब लाइंस कैसी हो जाएंगी? लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। सेम लाइन हो जाएंगी, दोनों भी अलग अलग नहीं होंगी। लाइंस कैसी होंगी? रियल होंगी और कोइंसिडेंट होंगी। और लास्ट केस तीसरी, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए, 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव, इफ़ h स्क्वायर माइनस ए बी इज़ लेस देन 0, ठीक है। h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई यानी कि अगर h स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, देख रहे हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अच्छा, रूट में नेगेटिव जाने का मतलब इमेजिनरी है ना, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं ना, ठीक है। रूट में नेगेटिव नंबर आ गया मतलब इमेजिनरी। तो हम लोग लिखेंगे कि लाइंस कैसी होंगी? इमेजिनरी होंगी। लाइंस आर इमेजिनरी, ठीक है। लाइंस आर इमेजिनरी। समझ में आ गया सबको यहाँ तक के? चैट में लिखते रहो ज़रा, तो इंटरेक्शन होता रहेगा तो अच्छा लगता है, थोड़ा समझ में आता है कि सही जा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। हाँ, ओके। अब इसमें और एक दो चीज़ें हैं, उसको भी ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है, और दोनों भी कैसे हैं? दोनों भी लाइंस कैसी हैं? ओरिजिन से पास होने वाली है ना। ये जो थ्योरम हम लोग ने अभी प्रूफ किया ये वही तो था, ठीक है, कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है, और दोनों भी लाइंस कैसी हैं? ओरिजिन से पास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म कैसा है? 0 है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब एक चीज़ हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब ये पढ़ा था कि ये जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये c 0 हो जाए यानी कि लाइन ओरिजिन से पास होगी, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली ax प्लस by इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, by इक्वल टू माइनस ax, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स,
ठीक है, इसको कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है ना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में कुछ नहीं है तो ज़ीरो मान लो, यानी कि जो सी है y इंटरसेप्ट ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन दिया जाता है इस तरीके से, y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y/x मिलेगा, समझ में आया। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x हो जाएगी। y इक्वल टू एम एक्स किसका इक्वेशन है ये समझाना, y इक्वल टू एम एक्स उस लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू एम एक्स उस लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। चलो तो m की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए y/x। अब इसका इस्तेमाल आने वाला है, ध्यान से देखना क्या यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। पूरे इक्वेशन को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो व्हाट यू विल गेट इज़, यहाँ पर a बचेगा, है ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया कैंसिल, यहाँ पर एक एक्स कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2h y अपॉन x, एक x रहेगा ना नीचे, एक x नीचे बच गया, एक ही x कैंसिल हुआ ऊपर से, फिर प्लस में यहाँ पर आ जाएगा b y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, L1 भी ओरिजिन से पास हो रही है, L2 भी ओरिजिन से पास हो रही है, और अपने को पता है कि जब लाइंस ओरिजिन से पास होती है तो वहाँ पर m इक्वल्स टू क्या हो जाता है, y/x हो जाता है। स्लोप की वैल्यू कैसे मिलेगी, y/x से मिलेगी, अभी तो बताया ना थोड़ी देर पहले ये, ठीक है। अच्छा तो सर y/x तो दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो ये y/x है और ये y/x द होल स्क्वायर है, ये क्या है, y/x द होल स्क्वायर है। इसका मतलब इन दोनों जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y/x के बदले m लिखेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि जो अपना इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, a प्लस 2hm, ठीक है ना, 2hm, क्योंकि y/x के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, m लिख सकता हूँ। कब जब लाइन ओरिजिन से पास होगी तब, ठीक है। और अपने को पता है कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है दोनों भी, तो इसीलिए y/x के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं। प्लस में यहाँ पर आ जाएगा y²/x² यानी कि y/x द होल स्क्वायर, इसका मतलब m², ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना सजा के लिख लो अच्छे से, ऐसे लिख लेता हूँ उसको, bn² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। इसको देख करके कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े ना, ऐसी होता है ना, ऐसी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें वेरिएबल कौन है, x है, और हमारे पास जो इक्वेशन मिला है उसमें वेरिएबल कौन है, m है, ठीक है ना। ओके, तो उससे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो इक्वेशन अपने को मिला है वो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, किसके टर्म्स में, m के टर्म्स में, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन से m की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं ना, तो यहाँ से m की दो वैल्यूज़ मिलने वाली है। मान लो कि एक वैल्यू m1 है और दूसरी वैल्यू m2 है, ठीक है। तो पता है ये m1 क्या है, ये जो m1 है ये पहली लाइन की स्लोप है, और ये जो m2 है ये दूसरी लाइन की स्लोप है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। चैट में लिखो ज़रा जल्दी, समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है। ऑडियो ऑफ रखो, तलहा ऑडियो ऑफ रखो, चैट में लिख के बताओ, चैट में ऑडियो ऑफ रखो, ठीक है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि m की दो वैल्यूज़ देगा, एक m1 और एक m2। तो m1 जो है ये पहली लाइन की स्लोप है और m2 जो है ये दूसरी लाइन की स्लोप है। समझ में आ गया। और भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो इस इक्वेशन का नाम लिख लो, ठीक है। ये जो इक्वेशन मिला है ना अपने को, bn² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0,
इस इक्वेशन को बोला जाता है ऑक्सिलियरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलियरी इक्वेशन। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है हेल्पिंग, ठीक है, ऑक्सिलियरी का मतलब होता है हेल्पिंग, ठीक है। तो ये क्या है? एक हेल्पिंग इक्वेशन है। अब हेल्पिंग इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं? इसको हेल्पिंग इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम्स अगर होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। मतलब इसके ज़रिए से कभी कभार आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलियरी इक्वेशन बोलते हैं। चलो अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तुमको पता है 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स पढ़े होंगे, सम ऑफ द रूट्स 10th स्टैंडर्ड में। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। कैसे मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए से, याद है? माइनस बी बाई ए से सम ऑफ रूट्स कैसे मिलता है? वाई बाई एक्स इक्वल टू एम कैसे आया? तला बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, तला लेक्चर के बाद बताता हूँ, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान में रखो, वाई बाई एक्स इक्वल टू एम है। तो सम ऑफ रूट्स याद है ना सबको? सम ऑफ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे मिलता है? माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस में एक्स का कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। एक चीज़ ये मिलती है। दूसरी चीज़ क्या मिलती है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, याद है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स याद है? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अच्छा, अब इसी चीज़ को है ना यहाँ पर अप्लाई करो हमारे इक्वेशन में। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? इसी चीज़ को, सम ऑफ रूट्स को और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, जो इक्वेशन अपने को मिला है ऑक्सिलियरी इक्वेशन, उसमें अप्लाई करो। कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसके टर्म्स में है? m के टर्म्स में है, ठीक है। किसके टर्म्स में है? m के टर्म्स में। इसके 2 रूट्स निकलेंगे। हम अल्फ़ा और बीटा ना बोलते हुए उन रूट्स को m1 और m2 बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या मान रहे हैं कि हमारे जो 2 रूट्स हैं वो m1 और m2 है, ठीक है। और ये m1 और m2 क्या है? स्लोप्स है। एक L1 की स्लोप है और दूसरी L2 की स्लोप है। m1 L1 की स्लोप, m2 L2 की स्लोप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लिखने के बजाय लिखेंगे सम ऑफ स्लोप्स। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सम ऑफ स्लोप्स यानी कि m1 प्लस m2, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा। ये सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है? m1 प्लस m2, ठीक है। कैसे मिलेगा? माइनस में x का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर इक्वेशन x के टर्म्स में हो तो। लेकिन हमारा इक्वेशन m के टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे? माइनस में m का कोएफिशिएंट कौन है? m का कोएफिशिएंट कौन है? 2h। m का कोएफिशिएंट कौन है? 2h, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कौन आएगा? न्यूमरेटर में आएगा 2h, माइनस में 2h, डिवाइडेड बाय m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? b है। कौन है? b है। तो यहाँ पर आ गया माइनस 2h बाय b, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ रहा तो कंपेयर करो। देखो यहाँ पर b के बदले कौन है? 2h है। यहाँ पर a के बदले कौन है? b है। फॉर्मूला क्या है? माइनस b बाई ए। फॉर्मूला क्या है? माइनस b बाई, यानी कि माइनस 2h बाई b। समझा कि नहीं समझा? चैट में लिखो यार, ज़रा चैट में लिखो, समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ स्लोप्स हो गया। अब क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यानी कि m1 इंटू m2, ठीक है। क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, हमारे लिए कांस्टेंट टर्म कौन है? हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है a। a है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, यानी कि a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी कि m स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो हमारे लिए m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? b है। तो इसके नीचे आ जाएगा a बाई बी, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले मिले यहाँ से, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, याद हो जाएगा। सम ऑफ स्लोप्स यानी कि m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स
यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, ये दो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूले। क्लियर? ओके गुड। हाँ बस इतना ही है इसमें। अब बढ़ जाते हैं आगे, अगला थ्योरम देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, थ्योरम 4.2 पढ़ो ज़रा। स्टेटमेंट समझ में आता है क्या? देखो ज़रा, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ रहा है क्या? थ्योरम का स्टेटमेंट समझ रहा है क्या? देखो थ्योरम का स्टेटमेंट समझ रहा है? क्या बोल रहा है? द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस, उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है? होमोजेनस होता है, सेकेंड डिग्री का इन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये थ्योरम अपने से कह रहा है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। तो मान लो कि अपने पास दो लाइंस हैं, एक लाइन है 3x + 2y -5 = 0 और एक दूसरी लाइन है 3x - 2y = 9। ठीक है ना, ये दो लाइंस अपने को दी हुई है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन क्या होगा या फिर कंबाइंड इक्वेशन, एक ही बात है, यहाँ जॉइंट लिखा रहेगा या फिर कंबाइंड लिखा रहेगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन क्या है इन दो लाइंस का, तो आपको क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों लाइंस को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस। लेकिन 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 ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि लाइन के इक्वेशन स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म में है। समझ में आया क्या बोला? जनरल फॉर्म कैसे होता है? ax + by + c = 0। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। या शॉर्टकट में ऐसे समझो, या शॉर्टकट में ऐसे समझो कि राइट हैंड साइड में 0 ही होना चाहिए, कोई नंबर या फिर कोई वेरिएबल नहीं चलेगा। आई बात समझ में? जॉइंट इक्वेशन निकालने से पहले दोनों इक्वेशंस के RHS में 0 होना चाहिए। RHS में ना कोई कांस्टेंट टर्म चलेगा ना कोई वेरिएबल चलेगा। ठीक है, तो हम लोग जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते क्या डायरेक्टली इन दो लाइंस का? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो दूसरी लाइन है ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो इसको जनरल फॉर्म में लिख लो पहले तो, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3x - 2y -9 = 0। ठीक है, तो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन जनरल फॉर्म में। अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होंगे LHS LHS से, LHS 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 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इक्वल टू में RHS RHS से 0 × 0 करो, क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन। अब इसको ओपन कैसे करोगे? तो यहाँ पर जो तीन लोग दिख रहे हैं, इन तीनों को आगे वाले ब्रैकेट के तीनों से मल्टीप्लाई करोगे एक एक करके। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर 2y को मल्टीप्लाई करोगे तीनों से, फिर -5 को भी मल्टीप्लाई करोगे। जो आंसर मिलेगा वो जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन होगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलो, तो कंबाइंड इक्वेशन तो समझ में आ गया कि कंबाइंड इक्वेशन होता क्या है। अब अपने को क्या प्रूफ करना उसको समझो। तो जॉइंट इक्वेशन उन दो लाइंस का जो ओरिजिन से पास हो रही है वो होमोजेनस इक्वेशन होता है सेकेंड डिग्री का एक्स और वाई में, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, देख लेंगे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ, let the two lines be, let the two lines passing through origin, passing through origin be a1x plus b1y equal to 0।
कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। क्यों? लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली है। तो पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, काम करता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। पहली लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 प्लस c2 क्यों नहीं आ रहा है? लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए, ठीक है। जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। अब अपने को क्या करना है? इन दोनों लाइंस का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, ठीक है। देयरफॉर जॉइंट या फिर कंबाइंड इक्वेशन इज, जॉइंट इक्वेशन इज कैसे निकलता है जॉइंट इक्वेशन? अभी बताया ना, दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस बिकम्स a1x प्लस b1y इनटू में LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि RHS में आएगा 0। ये अपने को मिल गया कंबाइंड इक्वेशन। अपने को प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन होमोजेनस है सेकेंड डिग्री का। तो वो कैसे प्रूफ होगा? इसको ओपन करना पड़ेगा, बगैर ओपन किए नहीं प्रूफ होगा, ठीक है। तो a1x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो a1x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? a1 a2x स्क्वायर। समझा? a1x इससे मल्टीप्लाई हो गया तो a1 इंटू a2 x इंटू x स्क्वायर प्लस a1x इंटू b2y, a1x इंटू b2y यानी कि a1 b2 xy। आई होप कि सबको मल्टीप्लिकेशन तो आता है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस b1y इंटू a2x, तो ये क्या हो जाएगा? a2 b1 xy, ठीक है। और प्लस b1y को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस गिव्स अस b1 इंटू b2 y का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आ गया सबको समझ में आ गया। अगर यहाँ पर देखो बीच के जो दो टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पर xy है और यहाँ पर भी xy है, तो xy कॉमन ले लो सर। xy क्या करो? कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो अपना इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, a1 a2 x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में क्या ले रहा हूँ? a1 b2 प्लस a2 b1 और xy बाहर चला गया, कॉमन ले लिया ना xy को, तो xy बाहर चला गया, ओके। प्लस यहाँ पर आ जाएगा b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0, b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सपोज करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भैया लेट a1 a2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a मान लो, ठीक है। a1 b2 प्लस a2 b1 इसको 2h मान लो, इसको क्या मान लो? 2h मान लो। सर h क्यों नहीं? इसको h भी तो मान सकते थे। बिल्कुल इसको h भी माना जा सकता था, लेकिन दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही है इसीलिए शायद टेक्स्ट बुक वालों ने इसको 2h लिखा है, ना कि h, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पर एक ही क्वांटिटी थी ना, ये मल्टीप्लाई होकर के एक ही क्वांटिटी है इसीलिए इसको a लिखे हैं। यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही है इसके लिए शायद इसको 2h लिखे हैं, ठीक है। खैर इसको क्या मान रहे हैं हम लोग? 2h मान रहे हैं। और जो b1 b2 है इसको क्या मान रहे हैं? सिर्फ b मान रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं? सिर्फ b मान रहे हैं। तो अपना जो इक्वेशन है फाइनल वो क्या बन जाएगा? ax स्क्वायर प्लस 2h है ना, इसके बदले 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, by स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा सर ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का। बिल्कुल यही तो प्रूफ करना था, अरे भाई समझा कि नहीं? सबको समझा कि नहीं? चैट में लिख के बताओ ज़रा, एंड में प्यारा सा स्टेटमेंट लिख दोगे, कौन सा वाला? हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इससे पहले वाला थ्योरम था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों थ्योरम देख लेना एक बार, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।